अस्सलाम वालेकुम। कैफ 5 FAR 2 लेक्चर 8 स्टार्ट करते हैं जी। आज हमने कल एक क्वेश्चन शुरू किया था, वो क्वेश्चन ना आज डिस्कस हो जाएगा पूरा ही। क्वेश्चन नंबर 9 था ना कल, उसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करना शुरू किया था, लेकिन साथ ही मैंने कहा था कि 2 को नहीं छेड़ना। जो 2 में काम करना है ना, वो आज हम वेबसाइट कॉस्ट SIC 32 है वो पढ़ लेंगे। तो फिर वो 2 पार्ट भी करेंगे, 1 भी डिस्कस हो जाएगा, फिर पॉइंट है उसके अंदर वो करके नोट बनाना है, नोट भी बना लेंगे दोबारा। आज के लेक्चर में हमने बस इतना सही काम करना है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी। बच्चों को कहा था कि पार्ट बी लेकर आए, कोई बच्चा लेके आया पार्ट बी? है पार्ट बी? दिखाएं ज़रा। चलें 1 मिनट रखें, मैं अभी दोबारा देखता हूँ। देखें जी, पहले आया करते थे IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है जी। अब नया नाम इनका IFRS है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स के अंदर अगर कोई चीज़ क्लैरिफिकेशन चाह रही हो, लोगों को उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन ना हो, तो फिर पूरा स्टैंडर्ड देने की बजाय कुछ इंटरप्रिटेशंस, कुछ जो है वो क्लैरिफिकेशंस जो है वो इशू कर दी जाती हैं स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी की तरफ से। जब IAS आया करते थे तो उस ज़माने के अंदर SICs स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी की तरफ से आया करते थे, स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी की तरफ से। वो डिफरेंट नंबर्स होते थे, जो कि अब इफ्रिक्स हो गए हैं। यानी अगर अब कोई क्लैरिफिकेशन किसी चीज़ पे देनी हो मेन स्टैंडर्ड के अंदर, वो बात तफसील से ना हो, तो फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी नाम रख दिया, वो फिर उसके हिसाब से इशू करते हैं। ये ज़रा ऐसे ही फजूल सी डिस्कशन थी। बेसिकली SIC 32 आज हमने पढ़ना है, ठीक है, जो रिलेट करता है वेबसाइट कॉस्ट से, ठीक है जी। वेबसाइट कॉस्ट्स, क्योंकि वेबसाइट बेटा साथ साथ हो जाएं, साथ साथ हो जाएं बेटा प्लीज़, हो जाए जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से साथ साथ हो जाएं, हद होगी। अच्छा, बेसिकली इंटेंजिबल का स्टैंडर्ड जो था IS 38 हमने सारा ही पढ़ लिया। उसके अंदर वेबसाइट्स के ऊपर कोई ख़ास बात नहीं हुई थी, लेकिन ये IS 38 के आने के बाद डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई इंटरनेट के अंदर, वेबसाइट्स के ऊपर ऑनलाइन हर चीज़ स्टार्ट हो गई, तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पेश आई कि वेबसाइट कॉस्ट के ऊपर भी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कुछ हमें गाइडेंस दें। तो फिर स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी ने SIC 32 ये किताब के अंदर मौजूद है, सफ़ा नंबर 16 पर SIC 32 पब्लिश किया वेबसाइट कॉस्ट से रिलेटेड, ठीक है जी। ज़रा स्टैंडर्ड दिखाइएगा। पार्ट बी मैंने आपको कहा था कि आपने लेकर आना है। पार्ट बी के अंदर आपको पहले, ये पार्ट बी है, ओके, इसमें ज़रा SIC 32 ढूंढना है। कितने बच्चे लेकर आए हुए हैं? माशाल्लाह, 2 इकट्ठे ही ले आए। चले मैं इस वक्त ना ओपन कर लेता हूँ, फिर इसको बाद में देख लेते हैं। जी कोई बात नहीं, आ जाएंगे। SIC 32 ओरिजिनल स्टैंडर्ड, आप जब SIC 32 ओपन कर लेंगे, ठीक है जी, वेबसाइट पे नहीं है भाई, आपके पास हार्ड फॉर्म में होगा, ठीक है जी। SIC 32 इंटेंजिबल एसेट कौन सा पेज है जी? 887 पेज पे बच्चे कह रहे हैं कि ये SIC स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर आपने चलते आना है, चलते आना है, चलते आना है, चलते आना है, और इस तरह टेबल सा बना हुआ आ जाएगा, वो टेबल वाले एरिया पे आ जाएगा। आज के लेक्चर के बाद बच्चे सीरियसली सोचने लग जाएंगे कि हमें स्टैंडर्ड्स ले ही लेने चाहिए, इतनी हेल्प मिल रही है, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको पहले, ये सब कुछ किताब के अंदर लिखा हुआ मौजूद है आपकी, लेकिन मैं ओरिजिनल स्टैंडर्ड से ही आपको पढ़ाऊंगा ये बात, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पर हम वहाँ पे भी रेफ़र कर लेंगे, चीज़ें यही वाली वहाँ पर लिखी हुई हैं, कुछ आसान करके लिख दी जाती हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कि हमारी वेबसाइट्स किस किस किस्म की होती हैं। मैं पेप्सिको की वेबसाइट, पहले मैंने कोक की वेबसाइट खोली तो पता नहीं क्या खुल गया, तो इसलिए फिर आपकी रिकॉर्डिंग शुरू से पहले फिर पेप्सी को ओपन किया, तो यहाँ पर
इनकी वेबसाइट आ रही थी। अबाउट लिखा हुआ है, कंपनी के बारे में क्या कुछ है, सस्टेनेबिलिटी के बारे में, कुछ ब्रांड्स के बारे में। ब्रांड में आया तो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी, मैंने इसको प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन को क्लिक कर दिया और मेरे सामने ये कुछ इनकी प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है जी। अब ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये पेप्सी की वेबसाइट पे मौजूद हैं। ये पेप्सीको की वेबसाइट है, ऊपर क्या लिखा हुआ है जी, pepsico.com, ये उनकी वेबसाइट का नाम है। इसके ऊपर पेप्सी, लेज, पता नहीं चीटोस क्या कुछ आ रहा है। ठीक है, ये सारी इनकी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, मुझे ये बात बताएं कि क्या कोई बंदा जो पेप्सी की वेबसाइट को विजिट करे तो इस पेप्सी के केन के ऊपर क्लिक करके इसको ऑर्डर कर सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि पेप्सीको की ये वेबसाइट ओनली फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पज है, ओनली फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पज है। ये बात समझ आती है? दराज, ये भी एक वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको तस्वीर नजर आ रही हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स हैं, बोलो प्रोडक्ट्स हैं, और इन प्रोडक्ट्स को आप क्लिक करके यहाँ से बाय भी कर सकते हैं। पार्क व्हील्स, साइन अप कह रहा है कर लो, नहीं करना। गाड़ियाँ आ रही हैं, सिर्फ तस्वीरें प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि आप कोई भी रेंज सेट करके कोई भी गाड़ी यहाँ से ख़रीदना चाहें तो आप यहाँ से बाय भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वेबसाइट्स दो तरह की, ब्रॉडली स्पीकिंग, फ़िलहाल तो एक तीसरी किस्म भी आएगी, फ़िलहाल उसको आज डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, वेबसाइट्स जो हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। एक वो वेबसाइट होती है जो सिर्फ एडवर्टीजमेंट पर्पज़ के लिए है, और दूसरी वेबसाइट वो होती है जो हम जहाँ पे हम सेल ऑफ गुड्स या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज भी कर रहे होते हैं। अच्छा, उसमें भी ना साथ साथ थोड़ी बहुत एडवर्टीजमेंट चल जाती है। इसको ज़रा बारीक से नुक्ते को मैं देखता हूँ, बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये दराज की वेबसाइट के ऊपर आपको ये वो ब्लूटूथ नज़र आ रही हैं, आईपॉड्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब वो आईपॉड्स की कंपनी की मशहूरी भी हो रही है, एडवर्टीजमेंट भी तो है, तस्वीर भी तो लगी हुई है ना। ठीक है, एडवर्टीजमेंट पर्पस भी साथ साथ सर्व हो रहा है, लेकिन मकसद इसका बहरहाल क्या है, यहाँ पे लोग आएँ और यहाँ से चीज़ों को बाय करें, ये सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो दो तरह की वेबसाइट ब्रॉडली स्पीकिंग हमारे सामने आ गई। ठीक है, लेकिन ये दोनों तरह की वेबसाइट्स जो हैं इनको एक्सटर्नल एक्सेस वाली वेबसाइट्स कहा जाता है। मैं यहीं पे आपके सामने बैठे बैठे, नेट नहीं चल रहा था, मोबाइल वाला नेट कनेक्ट किया और मैंने पेप्सी को लिखा, कोक लिखा, पाकवीज लिखा, दराज लिखा, एक्सटर्नल हूँ इन सब के लिए, मैं एक्सटर्नल पर्सन हूँ, मैंने इनको एक्सेस किया। ठीक है, तो दो तरह की वेबसाइट्स ऑर्गेनाइजेशन के पास होती हैं। एक जिन पे एक्सटर्नल एक्सेस हो सकती है, जो मैंने अभी आपको दो एग्जांपल्स दे दी, चाहे वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट पर्पज़ के लिए हो, चाहे वो आप प्रोडक्ट सेल भी कर रहे हैं उसके ऊपर। एक इंटरनल एक्सेस वाली वेबसाइट भी होती है। कुछ कंपनी सिर्फ अपनी कंपनी के लिए ही वेबसाइट बना लेते हैं, जिसके ऊपर सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉयज़ होंगे, कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे, वहाँ पर कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस जो हैं, नहीं आई कैप, बिल्कुल भी नहीं आई कैप की वेबसाइट जो है वो इंटरनल एक्सेस वाली, वो भी एक्सटर्नल वाली है। आप खुद वहाँ पे जाके हिट करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, जनरल पब्लिक है, वो जा रही है, वो एक्सटर्नल एक्सेस वाली है। ठीक है, हाँ, इंटरनल एक्सेस वाली वेबसाइट्स जो होती हैं वो कंपनी के अंदर ही बस यूज़ होती है, उसके अंदर कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस लिखे होते हैं, कंपनी के अपना डाटा होता है, सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ उसके अंदर मौजूद होते हैं जो कम्युनिकेशन उसके थ्रू कर रहे हैं या उनको एक्सेस होती है, जिन चीज़ों के ऊपर इंटरनल एक्सेस वाली वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, अब बात इस वक्त हो रही है डेवलपमेंट इंटरनली जनरेटेड वेबसाइट्स की। बात किसकी हो रही है जी? इंटरनली। देखें ना, वेबसाइट बनी बनाई खरीद ली, वो तो मसला ही कोई नहीं है, वो तो इंटेंजिबल है, उस पर तो लड़ाई कोई नहीं है। लड़ाई तो यहीं पर आ रही है कि अगर हम वेबसाइट खुद डेवलप करें, जैसे कोई इंटेंजिबल खुद डेवलप कर रहे थे, वैसे ही अगर वेबसाइट खुद डेवलप करें तो वेबसाइट एक इंटेंजिबल एसेट है। अब अगर वो इंटेंजिबल एसेट है या नहीं है उसकी तो बात बाद में करते हैं। बहरहाल अगर वेबसाइट है, बन रही है, उससे फ्यूचर में फ़ायदा है ना, तो इंटेंजिबल एसेट है, तो उस इंटेंजिबल को बनाने के लिए तो कुछ ना कुछ रूल्स होने चाहिए। अब वो जो फार्मूला पेटेंट डिज़ाइन के लिए हमने रूल्स पढ़े थे, रिसर्च है, बुरी डेवलपमेंट, अच्छी डेवलपमेंट है, वो वाली कहानियाँ यहाँ पर नहीं अप्लाई हो पा रही थी। तो SIC 32 आया जिसने हमें फिर तफसील से बताना है कि अगर आप इंटरनली जनरेटेड वेबसाइट की बात करें, ठीक है, तो
जो इंटरनली जनरेट करती हैं वेबसाइट ऑर्गेनाइजेशंस, वो दो तरह की होती हैं, या तो वो एक्सटर्नल एक्सेस के लिए बनाती हैं या वो इंटरनल एक्सेस के लिए। ठीक है, देखें, इंटरनल एक्सेस सिर्फ विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूज होने वाली वेबसाइट है। ये भी इंटेंजिबल हो सकता है कि फ्यूचर में अगर आपको फ़ायदा आए या कॉस्ट में सेविंग आए तो वो इंटेंजिबल ही है ना। ठीक है, लेकिन अभी इसकी बात मैं नहीं कर रहा, ये बड़ी सिंपल सी बात है, इस पर ज़्यादा बात है भी नहीं। आते हैं हम अपनी एक्सटर्नल एक्सेस वाली वेबसाइट्स की तरफ। और दो तरह की वेबसाइट्स जो हैं वो मैंने आपको अभी बताई। ठीक है, हमारी किताब के अंदर एग्जांपल्स भी इन्हीं की लिखी हुई थी, तो मैंने वही वेबसाइट्स आपके सामने ओपन की ताकि आपको इस तरह से जो है वो नज़र आ जाए। क्या एक्सटर्नल एक्सेस का पर्पज़ टू प्रोमोट एंड एडवर्टाइज ओन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसके बारे में क्या बोला था आपको? ओनली फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पज। ठीक है, जैसे पेप्सी की वेबसाइट अभी अभी हमने देखी। ठीक है, उसके बाद दूसरी किस्म सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जैसे दराज देखा, टीसीएस कोरियर हमने नहीं देखा, बल्कि उसकी बजाय पाक व्हील्स देख लिया। यहां पर हम क्या कर रहे हैं जी, वो लिखा हुआ है सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज। अच्छा, अब छोटी सी बात इसके अंदर ज़रा ध्यान रखने वाली, वो क्या है, आपकी एक्सटर्नल एक्सेस वाली वेबसाइट है, उसके ऊपर आपका काम है, मकसद है गुड्स या सर्विसेज को बेचना, लेकिन तस्वीरों वाला खर्चा तो उस पर भी किया हुआ है आपने। जो तस्वीरें खिंचवा के आपने उस वेबसाइट पे लगवाई हैं, तो जो फोटोग्राफर को आपने पैसे दिए हैं ना, वो खर्चा फिर भी एक्सपेंस ही है, उसको आपने इंटेंजिबल नहीं कहना, क्योंकि एडवर्टीजमेंट और ट्रेनिंग को तो वेरी है IS 38 भी और फिर SIC 32 भी, कि एडवर्टीजमेंट हो चाहे ट्रेनिंग हो, इसको हमेशा हमने कहाँ डालना है? एक्सपेंस में। तो मैं थोड़ी सी बात ये कर रहा था कि चाहे सेल प्रोडक्ट और सर्विसेज आप कर रहे हैं तो ये इंटेंजिबल है। देखें, अगर तो सिर्फ एडवर्टीजमेंट पर्पज वाली वेबसाइट है तो ये इंटेंजिबल नहीं है, इसको आप क्या करोगे? एक्सपेंस आउट करोगे। और अगर आपने फॉर सेलिंग पर्पज गुड्स सर्विसेज बेचने के लिए वेबसाइट यूज कर रहे हैं आप, तो फिर ये क्या है? इंटेंजिबल है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात छोटी सी मैंने क्या कर दी, इंपॉर्टेंट बात क्या की जी, कि अगर एक्सटर्नल एक्सेस वाली वेबसाइट है, आप गुड सर्विसेज बेच रहे हैं, लेकिन उस गुड सर्विस को बेचने के लिए तस्वीर लगानी पड़ती है। बोलो, वो तस्वीर खींचने के फोटोग्राफर ने जो पैसे लिए, यानी वो तस्वीरों की हद तक जो खर्चा है वो इस वेबसाइट में से भी कहाँ जाएगा? एक्सपेंस में ही जाएगा, क्योंकि उसका पर्पस क्या है? एडवर्टीजमेंट। ठीक है, ये बात समझ आई है? तस्वीरों का खर्चा ये कहाँ जाएगा? ये एक्सपेंस। ठीक है, ये ऐसे ही बस थोड़ी थोड़ी बातें ज़रा आपका जहन बना रहा हूँ, अभी स्टैंडर्ड तो सारा पढ़ना ही है। ठीक है चलें जी, अब बात ये है कि SIC 32 ने वेबसाइट के इंटरनली जनरेटेड वेबसाइट हो, एडवर्टीजमेंट वाली को तो उसने पहले ही फारिग कर दिया ना, उस साइड पे करो। ठीक है, इंटरनली जनरेटेड वाली हो, गुड सर्विसेज बेचनी हो, तो फ्यूचर में इससे फ़ायदा आना है ना, अगर आज बन जाए तो। ठीक है, तो SIC 32 ने क्या रूल्स बताए हैं? वो रूल्स कुछ वैसे ही हैं जैसे पहले था। रिसर्च, एक रिसर्च फेज होता है, फिर डेवलपमेंट फेज है, और फिर ऑपरेशंस, एक नया एरिया इसने डाल दिया कि वेबसाइट जब ऑपरेशनल हो जाती है। ठीक है, बस इस स्टैंडर्ड ने SIC 32 ने रिसर्च के नाम को प्लानिंग से डिनोट कर दिया। ठीक है, और डेवलपमेंट के अंदर कुछ चीज़ें अलग अलग नाम से उसने बता दी। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टैंडर्ड से दिखाता हूँ, किताब के अंदर भी आपके मौजूद हैं, बल्कि पहले किताब वाले पे नज़र डालते हैं। ऐसे ही थोड़ा सा ये देखें, फेजेस कौन से हैं जी? प्लानिंग, जिसको हम ये जो पहला कॉलम है ना, ये स्टैंडर्ड का कॉलम नहीं है, ये किताब के अंदर हमने डाला हुआ है, ये ब्रॉड कैटेगराइजेशन, ताकि वो आप जो पुराना पढ़ के आए हैं उससे आपका ये मेल खा जाए बस। ठीक है ना, हमने जो रिसर्च फेज कहा था, SIC 32 ने उसको क्या कहा है? प्लानिंग फेज। ठीक है,
हम जिसको डेवलपमेंट कहते थे, SIC 32 ने उसको 3 सब क्लासिफिकेशंस में बांट दिया। एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मैं भी पढ़ाता हूँ सारी चीज़ें, फिर ग्राफिकल डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, और फिर कंटेंट डेवलपमेंट। ये सारे का सारा डेवलपमेंट फेज है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट हो जाते हैं। ये तीसरा फेज जो है, ये पहले हमने नाम पढ़ा नहीं हुआ था, इसलिए ऑपरेशन ही है इसका नाम। ठीक है, जब वेबसाइट कंप्लीट हो जाए और ऑपरेशन स्टार्ट हो जाए तो फिर क्या कुछ होता है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ये सारा कुछ ही ओरिजिनल स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ मुश्किल भी है तो उसको आसान करके लिख दिया गया है। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक नज़र ना आपकी ओरिजिनल स्टैंडर्ड पे पढ़वा दूँ। ठीक है, ताकि आपको ये पता हो कि हमने इनमें से कोई भी चीज़ याद नहीं करनी। भाई अगर मैं बात कर दूंगा, अगर आपको समझ ना आए तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास जाके इन चीज़ों के बारे में समझना चाहें तो समझ सकते हैं। हमें इसको समझने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, फिर भी मैं थोड़ी बहुत बात करूंगा, समझ आ जाए तो वह भी, हाँ ना समझ आए तो ये सारी चीज़ें ओरिजिनल स्टैंडर्ड बच्चों ने ओपन किया हुआ है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें एज इट इज़ लिखी हुई मौजूद हैं। होगा क्या, सवाल हमें देगा और इन डिफरेंट ऑप्शंस में से कोई चीज़ें बीच में फेंक देगा। तो अब हमें क्या पता कि कौन सा प्लानिंग फेज़ है, कौन सा डेवलपमेंट फेज़ है, कौन सा ऑपरेशनल फेज़ है। तो भाई हमें याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, हम स्टैंडर्ड ओपन करेंगे, वो सारे फेजेस देखो अलग अलग लिखे हुए हमारे इस ओरिजिनल स्टैंडर्ड के अंदर। अगर आप देखें तो यही लिखा हुआ है, प्लानिंग, फिर डेवलपमेंट शुरू हुई तो एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्राफिकल डिज़ाइन डेवलपमेंट, ये मैंने आगे कुछ छुपाया हुआ है, बाद में ओपन करते हैं। ठीक है, और कंटेंट डेवलपमेंट, और उसके बाद अगला ऑपरेटिंग, यानी कि जिसको हमने क्या कहा हुआ था, ऑपरेशंस। ठीक है, सही है, सही है। तो ये सारा कुछ जो है हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ज़रा वन बाय वन इसको पढ़ते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फ़िलहाल छोड़ें ज़रा, वैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता देता हूँ आपको सादा अल्फाज में। जो रिसर्च फेज़ है एक्सपेंस, तो यहाँ पे प्लानिंग फेज़ वही है ना, एक्सपेंस। और जो डेवलपमेंट फेज़ है उसने कहा है वो एसेट बना लेना जब रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट कर जाए, बातें वही हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। और जब वेबसाइट कंप्लीट होकर ऑपरेशनल हो जाए तो फिर उसकी अमोर्टाइजेशन होती है, कितने साल लाइव रखनी है उसके ऊपर उसको अमोर्टाइज करेंगे, बातें सारी वैसे ही हैं। मसला ये है कि यहाँ वेबसाइट बनाने के अंदर ज़रा एग्जाम्पल्स बदल गई, ज़रा काम बदल गए हैं, तो उन कामों को एक नज़र पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्लानिंग फेज़ के अंदर वो कहता है जी जब भी आपने वेबसाइट बनानी हो तो प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं जी, फिजिबिलिटी स्टडीज़ की जाती हैं, डिफ़ाइन किए जाते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, एवेल्यूएट किए जाते हैं अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स एंड सप्लायर्स, और सेलेक्ट की जाती हैं प्रेफरेंसेस। सादा बातें हैं। आपने वेबसाइट बनानी है, सबसे पहले क्या करोगे, फिजिबिलिटी स्टडी करोगे, बनानी चाहिए या नहीं, क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे ना, फ़ायदा भी है खर्चा करने का या नहीं। फिर उसके बाद आप कहोगे अच्छा जी वेबसाइट बनानी है तो मुझे कोई वेबसाइट बनाने के लिए और चलाने के लिए हार्डवेयर भी चाहिए होंगे, कुछ सॉफ्टवेयर भी चाहिए होंगे, तो पहले उनको करोगे डिफाइन। फिर आप कोटेशंस मांगोगे डिफरेंट वेंडर्स से, अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो फिर आप इवेल्यूएट करोगे अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स भी और सप्लायर्स भी, और प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करोगे। आप प्रेफरेंस का मतलब ये नहीं कि सस्ते वाला आप सिलेक्ट करोगे, आपकी अपनी प्रेफरेंसेस हो सकती हैं। हो सकता है आपको जो है वो स्पीड ज़्यादा चाहिए हो, आप महंगे अल्टरनेटिव की तरफ जाओ। आपने तो अपनी स्पेसिफिकेशन अल्टरनेटिव्स लेने के बाद अपने हिसाब से सिलेक्ट करना होता है ना। तो प्लानिंग फेज के अंदर मोटे मोटे काम क्या किए जाते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को डिफाइन किया जाता है, अल्टरनेटिव्स को एवेल्यूएट किया जाता है, और सेलेक्ट कर लिया जाता है प्रेफरेंस को। प्लानिंग पूरी हो जाती है। उसके बाद अब डेवलपमेंट फेज शुरू होता है। प्लानिंग फेज के अंदर जो भी खर्चा होगा उसको आपने एक्सपेंस आउट करना है। आपकी किताब के अंदर अगर नज़र मारी जाए तो ये बातें बहुत आसान तरीके से ऐसे ही लिखी हुई हैं। प्लानिंग फेज में फिजिबिलिटी स्टडी है, डिफाइनिंग, वही वाली बातें हैं। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, इंपॉर्टेंट थिंग इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड। लेकिन मैं ये अब ये चाह रहा हूँ कि आप फिलहाल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को अभी ना पढ़ें, अभी हम एक दफ़ा सारी चीज़ों को एक नज़र गुजार के देख लेते हैं। कोई चीज़ समझ आ जाए या मैं समझा पाऊँ अच्छी बात है, मैं ना समझा पाऊँ तो मैं को सॉफ्टवेयर इंजीनियर थोड़ी हूँ। ठीक है, आप जाकर उनसे पूछ लेना। याद करना तो मकसद है ही नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड ओपन है, सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं जो आपकी किताब के अंदर हैं, ओरिजिनल स्टैंडर्ड पास है आपके।
और अभी सवाल जब आप करेंगे तो मैं ओरिजिनल स्टैंडर्ड से खोल के, यहाँ से नहीं खोलूंगा, ओरिजिनल स्टैंडर्ड खोल के आपको सवाल हल करके दिखाऊंगा, तो आप फिर तभी तो सोचेंगे कि नहीं 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 स्टैंडर्ड तो नागुज़ीर हैं, लाजमी है। ऐसे ही 5-10 नंबर भी कहीं पे हेल्प दे जाएं तो ये तो बहुत ज़्यादा होता है, 2 नंबर भी हेल्प दे जाएं तो 48 से 50 का सफ़र होता है, तो साथ लेके जाने में कोई हर्ज नहीं है। ओके चलें जी, कहाँ थे हम थे SIC 32 ओरिजिनल पे। लें भाई, अच्छा जी, उसके बाद प्लानिंग फेज खत्म हुआ, ये तीनों डेवलपमेंट फेज हैं, ठीक है जी। सबसे पहले एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्या मतलब, आप वो वेबसाइट जो है देखें, एक तो वेबसाइट के पीछे वर्किंग होती है, उसकी कोडिंग होती है, उसके वो अकाउंट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो उसकी कोडिंग करते हैं, जो बैक एंड पे सारा काम चल रहा होता है उसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद अगला काम होता है कि आपको वो चीज़ें नज़र आती हैं आगे घूमती फिरती हैं, आप ICAP की वेबसाइट पे जाते हैं, कोई चीज़ इस तरह आ रही है, कुछ इस तरह जा रही है, कोई इधर से आ रही है, कोई उधर जा रही है, वो क्या है, वो आगे ग्राफिकल डिज़ाइन डेवलपमेंट होती है जिसको आप यूज़र देख रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद कंटेंट डेवलपमेंट होती है, अब उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो डेवलप किया जा रहा होता है स्टूडेंट के, आप पोर्टल पे लिखा होता है स्टूडेंट, उसके पोर्टल में जाते हैं, आगे फिर उसके अंदर लिखा होता है एग्जामिनेशन लिखा होता है, आप क्लिक करते हो आपको पास पास पेपर आते हैं, सॉल्यूशंस आते हैं, ये सब क्या है, उस वेबसाइट का कंटेंट है। तो ये सारा कुछ डेवलप करके ही लॉन्च करेंगे ना वेबसाइट, ठीक है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठेंगे, वो वेबसाइट के पीछे कोडिंग करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसके अंदर सामान भरेंगे, फिर ग्राफिकल इंटरफेस होगा जिसको आप देख रहे होंगे, चीज़ें देख जो सुर्खी पाउडर वगैरह, रंग रोगन वगैरह, ये सारा कुछ जो है ये डेवलपमेंट फेज ही है। तो डेवलपमेंट फेज के अंदर क्या कुछ एक्टिविटीज आ सकती हैं, एक नज़र देखते हैं, याद यूद कोई नहीं करना, ठीक है। देखें जी, अब ऊपर हमने सिलेक्ट कर ली थी प्रेफरेंसेस, ठीक है। अब क्या करें, शुरू हो जाएं फिर। परचेजिंग एंड डेवलपिंग हार्डवेयर, इसको मैंने ना काटा नहीं, घर पे कल पढ़ रहा था, ठीक है। क्यों, हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर क्या वो इंटेंजिबल होता है, तो फिर इसीलिए उसके बारे में आपको क्लियर नॉलेज होना चाहिए कि अगर कोई हार्डवेयर खरीदें हम सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, तो वो हार्डवेयर IS 16 के तहत PPE के तौर पे रिकॉर्ड होता है। जैसे हमारे कल वाला सवाल था, कल या परसों वाले सवाल के अंदर हमने इक्विपमेंट लैब इक्विपमेंट खरीदा था, उसकी एंट्री की थी इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, और फिर उसको डेप्रीशिएट किया था, हाँ उसकी डेप्रीसिएशन रेलेवेंट अरसे की हमने इंटेंजिबल की कॉस्ट में ऐड की, ठीक है ना। तो जब डेवलपमेंट फेज स्टार्ट होता है तो हमें कुछ कंप्यूटर खरीदने पड़े, कुछ कमरे में बैठने के लिए AC खरीदने पड़े, वो इंटेंजिबल की कॉस्ट में नहीं ऐड करने, वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट IS 16 का, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है परचेजिंग और डेवलपिंग हार्डवेयर जो है। अच्छा वैसे मुझे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं पढ़ाना चाहिए था, मैंने कहा था एंड पे पढ़ेंगे, बहरहाल मैं जज्बाती हो गया, जो सामने देखा ना मैंने इसको नहीं बताया। अप्लाई रिक्वायरमेंट्स ऑफ IS 16, चले छोड़ें आप वापस आए, कुछ भी नहीं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो पढ़ना ही नहीं हमने। प्लानिंग शुरू हुई, अब सिर्फ एक्टिविटीज, प्लानिंग शुरू हुई, फिजिबिलिटी बनाई, अल्टरनेटिव्स निकाले, सेलेक्ट की प्रेफरेंस, ठीक है जी, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी डिफाइन हो गए, ठीक है। याद क्यों करें, स्टैंडर्ड मौजूद है। नेक्स्ट, अब डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, सबसे पहले गए दुकान से हार्डवेयर वगैरह खरीद लाए, फिर डोमेन नेम लिया, ठीक है। डोमेन नेम वो जो आपकी वेबसाइट का नाम होता है, ठीक है, www.sust.com आपने लिया, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा बिक चुका, अब तो ये अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। आपसे पहले बहुत सुस्त लोग आए, तो आप कोई और सुस्त 2, सुस्त 3, सुस्त 3000 कुछ इस तरह कर लें, डोमेन नेम लेना होता है, ठीक है ना। तो www.domainname.com ये नेम हम ऑब्टेन करेंगे अपनी वेबसाइट के लिए। डेवलपमेंट शुरू हो गई ना, हार्डवेयर लिया, डोमेन नेम खरीदा, डेवलपिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है जी, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप कर रहे हैं। डेवलपिंग कोड ऑफ एप्लीकेशन, अब मैं क्या बताऊं कोडिंग क्या होती है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर से आके पूछो, उसने भी यही कहना यार कोडिंग होती है, तुमने कौन सा पढ़ा हुआ है, ठीक है। 4 साल लगा लो तो फिर ऑनर्स कर लो इस कंप्यूटर साइंसेज के अंदर, तुम्हें भी कोडिंग आ जाएगी। फिलहाल बस होती है कोडिंग, हम कुछ बैठ के करते हैं, वो तुम्हें जो नज़र आएगा वो सामने इंटरफेस और होगा, ठीक है ना। तो डेवलपिंग कोड फॉर एप्लीकेशन, इंस्टॉलिंग डेवलप्ड एप्लीकेशन ऑन वेब सर्वर एंड स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग किसे कहते हैं, ये जब आपका रिजल्ट आए और आप वेबसाइट पे जाएं तो ICAP की वेबसाइट बंद जो हो जाती है वो ना हो। स्ट्रेस टेस्टिंग भी करनी चाहिए कि हमने जितनी जहन के मुताबिक अपनी वेबसाइट को बनाया है कि इतने कस्टमर्स इसको आके हिट करेंगे या इतने स्टूडेंट्स इसको आके हिट करेंगे, तो क्या इतने स्टूडेंट्स को टेस्ट रन के तौर पे हिट करा के देखा भी है। स्ट्रेस टेस्टिंग इसको कहते हैं। ये सब क्या हो रहा है, डेवलपमेंट फेज तो चल रहा है, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट फेज में क्या आया जी,
याद नहीं करना, बस थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है एक दफ़ा पढ़ते हुए, बस इतना ही याद होना चाहिए कि स्टैंडर्ड में ओरिजिनल में कहाँ पढ़ा हुआ है। परिचय में आ जाएगा, ओपन करेंगे, सामने लिखा होगा, एज इट इज़ आई कैप भी कॉपी करता है, ठीक है ना, कोई अलग अंग्रेजी नहीं की जाती, इसके एज इट इज़ यही अल्फाज लिखे होते हैं। तो परचेजिंग और डेवलपिंग हार्डवेयर, ऑब्टेनिंग डोमेन नेम, डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, कोडिंग, इंस्टॉलिंग डेवलप एप्लीकेशन ऑन वेब सर्वर एंड स्ट्रेस टेस्टिंग, ठीक है। अच्छा, वैसे ये वेब सर्वर क्या होता है? कभी सोचा वेब सर्वर क्या होता है? खैर को तस्वीर देखते हैं, शायद मिल जाए पिक्चर ऑफ वेब सर्वर। वैसे तो ये मुश्किल तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये पता नहीं अब क्या है, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं देखना चाह रहे। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, अब ये बंद हो जाए अल्लाह करे, ठीक है, वो तो सिर्फ ये है, ठीक है। बेसिकली हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता ना, इतने रिसोर्सेज होते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है, देखें आप वेबसाइट को दिन में किसी भी वक्त जाकर, रात में किसी भी वक्त जाकर हिट करते हैं, वो हर वक्त आपको अवेलेबल होती है। तो जो भी वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, वो वेबसाइट बनाने के बाद बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, कॉलेज से भी बड़ा सिर्फ एक सर्वर होगा, उसमें बंदे फिर टुर रहे होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, वो उनको जो है ना अपना कंटेंट सारा कुछ, आप जाते हैं यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो क्लिक करते हैं, वो हर वक्त आपको अवेलेबल है। अब हर वक्त वो बनाने वाले ने अवेलेबल नहीं की हुई, उसके पास तो जाके बैठो और भाई वेबसाइट बन रही है, तुम सो रहे हो, ठीक है, अब साथ मुड़ के देख रहे, तुम जा रहे थे नींद की, हाँ तुम कैब वाले में सोने ही लगे थे बस सर, थोड़ी देर तो सोने देते सर। तो जो वीडियो, जो ऑडियो, जो तस्वीरें, जो कंटेंट डेवलप किया जाता है, उसको वेब सर्वर पे चढ़ा दिया जाता है, ठीक है, और वो वेब सर्वर से ही एक्सेसिबल होता है हर वक्त वो सर्वर। अब वो सर्वर कुछ लोग खुद भी रख सकते हैं, कुछ जो है वो आउटसोर्स भी कर देते हैं इस चीज़ को। बहरहाल कहाँ थे हम? यहाँ थे हम। तो वेब सर्वर पे इंस्टॉल कर दिए एप्लीकेशन को और स्ट्रेस टेस्टिंग से गुजारा। ये अभी क्या चल रहा है, डेवलपमेंट फेज में हम एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, यानी वेबसाइट बना रहे हैं। अभी बेसिक वेबसाइट का क्या कहते हैं ना, बुनियाद डाल रहे हैं, बुनियाद कोडिंग हो रही है, हार्डवेयर खरीद कर लाए, फिर उसको जो है वो वेब सर्वर पे इंस्टॉल कर रहे हैं सॉफ्टवेयर बना के, फिर उसकी स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद अब वेबसाइट समझो तैयार हो गई, अब उसकी शक्ल सूरत बनानी शुरू करेंगे, ठीक है। तो ग्राफिकल डिज़ाइन में क्या कहते हैं जी, डिज़ाइनिंग द अपीयरेंस, लेआउट, कलर ऑफ वेब पेजेस, जो आपको नज़र आ रहा है, अब ये काम शुरू हो जाता है। ग्राफिक डिज़ाइनर इस पर काम शुरू कर देते हैं, खर्चे हो रहे हैं, कोई काम भी मुफ्त नहीं होता, ग्राफिक डिज़ाइनर ने भी पैसे लेने हैं अपने, ठीक है, खर्चे हो रहे हैं, फेज चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी कंटेंट डेवलपमेंट। सिर्फ सुर्खी पाउडर नहीं लगा देना वेबसाइट को, उसके अंदर भी तो कुछ हो, ठीक है। तो कंटेंट डेवलप किया जाता है जिसके अंदर वो कह रहा है क्रिएटिंग, कहाँ से अलग अलग ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्रिएटिंग, परचेजिंग, प्रिपेयरिंग एंड अपलोडिंग इंफॉर्मेशन, बस काफ़ी है। either textual or graphical nature website before complete website। examples of content include about entity, product, service, एंटिटी की प्रोडक्ट कौन सी है, सर्विस क्या है, फॉर सेल है, क्या चीज़ है, टॉपिक्स अगर सब्सक्राइबर्स हैं टॉपिक्स क्या हैं, ठीक है ना। तो ये सब फजूल एग्जांपल्स दी हुई हैं। सादा बात, कंटेंट डेवलपमेंट में क्या होगा, क्रिएट करना, परचेज भी कर सकते हैं, प्रिपेयर भी कर सकते हैं खुद, क्या चीज़, इंफॉर्मेशन, और उसको अपलोड करना। यानी आप वेबसाइट पे जाते हैं तो आप स्टूडेंट के लॉगिन में जाएं तो आपको आपकी सारी अवेलेबल चीज़ें मिल जाएं। तो ये क्या हो रहा है, कंटेंट डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट फेज़ है जी, सादा सी बात है, याद कुछ नहीं किया। डेवलपमेंट फेज़ के अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ आ गई। फिर सबसे पहले दोबारा करते हैं, ऐसे ज़रा जेन के अंदर बैठ जाए ना, ज़रूरी थोड़ा ही है कि हम, लेकिन स्टैंडर्ड हम लाजमी खोलेंगे अगर सवाल आएगा, ठीक है, पर क्विकली ज़रा नज़र में आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमने प्लानिंग शुरू की, फिजिबिलिटी बनाई, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन ली, अल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट किया और प्रेफरेंस जो है वो उसकी तरफ हम चल पड़े। फिर शुरू की हमने डेवलपमेंट, तो वो जो हार्डवेयर प्रेफर्ड सेलेक्ट किया था उसे परचेज किया। फिर हमने सॉफ्टवेयर को डेवलप, कोडिंग करना शुरू कर दी। उसके बाद हमने डेवलप किया ऑपरेटिंग सिस्टम, कोड वगैरह डेवलप करके उसको वेब सर्वर पे इंस्टॉल किया और स्ट्रेस टेस्टिंग की। फिर हमने ग्राफिकल डिज़ाइन में डिज़ाइनिंग द अपीयरेंस किया। उसके बाद फिर हमने कंटेंट को क्रिएट किया, परचेज या डेवलप और अपलोड कर दिया इस इंफॉर्मेशन को, ठीक है।
यहाँ तक आके हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस टेस्टिंग से भी गुजर चुकी और सारी इंफॉर्मेशन अपलोड भी हो गई। अब इसके ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब ऑपरेटिंग के अंदर वो कहता है जी जाहिर सी बात है ये वेबसाइट है, ये कोई फार्मूला तो है नहीं दवाई बनाने का कि एक बार बन गया तो ऐसे ही बनती रहेंगी। जब वेबसाइट बना दी जाती है तो उसको ऑपरेशंस में जब आ जाती है तो कॉन्टीन्यूसली उसको अपडेट करना पड़ रहा होता है। वेबसाइट आउटडेट हो जाएगी, एक दिन के अंदर आउटडेट हो जाती है ठीक है। तो ऑपरेटिंग के अंदर जाकर अपडेटिंग ग्राफिक्स एंड रिवाइजिंग कंटेंट, अपडेटिंग और रिवाइजिंग कंटेंट, वो पहले वाले को ही अपडेट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। एडिंग न्यू फंक्शंस, फीचर्स एंड कंटेंट्स, रजिस्टरिंग द वेबसाइट विद सर्च इंजन, कि जब भी कोई SUST लिखे तो सबसे ऊपर आपकी वेबसाइट आए, सुस्त में सबसे पहला नाम आपका हो, तो कुछ पेमेंट कर दी जाती है वेब सर्वर्स को, सर्च इंजन्स को, जैसे गूगल वगैरह को, ताकि कोई भी बच्चा जो है वो अगर आकर लिखे कॉलेज तो आगे पंजाब कॉलेज का ही नाम आए। जिस बच्चे ने भी आकर लिखा स्कूल तो आगे जो है वो DPS का, मतलब वेब सर्वर को, ये इनको सर्च इंजन्स को पैसे पे करके ये इस तरह से। अब ये सारे काम क्या हो रहे हैं, ये वेबसाइट चल रही है, ये उस चलने के दौरान में खर्चे हो रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, न्यू फंक्शंस ऐड कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं वेबसाइट को विद सर्च इंजन्स, बैकअप कर रहे हैं डाटा का, रिव्यूइंग सिक्योरिटी एक्सेस, एनालाइजिंग यूजेज ऑफ वेबसाइट के, हमने स्ट्रेस टेस्टिंग की थी, ठीक है। उसके अंदर बाकी अदर्स को फिलहाल छोड़ो, उसके अंदर जो हमने यूजेज किया है एनालाइज कर लें, क्या सही रहा काम, कितना इस्तेमाल किया, वगैरह वगैरह। तो ये सारे खर्चे एक्सपेंस आउट होते हैं अनलेस रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट कर जाए। ये मिसाल दे देता हूँ मैं, मिसाल के तौर पे एडिंग न्यू फंक्शंस एक्सपेंस आउट होने हैं, लेकिन अगर वेबसाइट पे न्यू फंक्शन ऐसा ऐड किया कि पहले होता था सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी, हमने ऐड कर दिया ऑनलाइन पेमेंट भी कर दें, हमने फीचर ऐड कर दिया, जिससे हमें ये अब लगता है, हमें उम्मीद है कि हमारी सेल्स जो है वो कंसिडरेबली इंक्रीज़ कर जाएंगी। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क से भी लोग जो है वो नौकरियां करने आएंगे, नहीं चीज़ें खरीदने आएंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई न्यू फंक्शन आपने ऐड किया है जिससे आपको एडिशनल बेनिफिट आए तो फिर फ्यूचर का एसेट बन रहा है ना, तो वैसे सूरत में उसको कैपिटलाइज करेंगे, लेकिन ये जब आएगा तब देखेंगे। फिलहाल तो ये सारे के सारे खर्चे कहाँ जाने हैं, एक्सपेंस आउट होने हैं, ठीक है जी। Assess whether it meets definition of an intangible and recognition criteria set on in which case expenditure recognized in the carrying amount of website। कहता है जी चेक कर लो, अगर बड़ा अजीब से लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मुश्किल लिखा हुआ है, क्या कहता है जी, असेस करो कि क्या इंटेंजिबल रिकॉर्ड करने क्राइटेरिया मीट करता है, इनमें से कोई खर्चा अगर करता है तो उसको एसिड कॉस्ट में ऐड कर दो, तो ये नहीं करे तो फिर एक्सपेंस आउट, तो सीधा लिख दो एक्सपेंस आउट करो, अनलेस के कोई कैपिटल नेचर का खर्चा है। बहरहाल स्टैंडर्ड की मर्जी है, कोई बात नहीं, हमने तो बस ये जहन में रख लेना है कि रिसर्च फेज यानी प्लानिंग फेज एक्सपेंस आउट, डेवलपमेंट फेज एसेट में जाना है अगर 6 रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट कर जाए। रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या था कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। कोई नहीं, टेंशन लो, बस थोड़ी सी थ्योरी रह गई, थ्योरी गई बस, थोड़ा सा हौसले के साथ, ठीक है ना, थ्योरी गई बस, गई थ्योरी, ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, अब इसने क्या कहा, इधर देखो, इसने कहा प्लानिंग फेज में रिकग्नाइज एज एन एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड, ठीक है। डेवलपमेंट फेज के अंदर जितने भी खर्चे हैं सबके साथ उसने एक ही बात लिखी हुई है, लेकिन वो बात मैं यहाँ से पढ़ाने की बजाय एक नज़र ज़रा यहाँ से पढ़ाना चाह रहा हूँ, फिर वापस आते हैं, क्योंकि उधर उलट बात लिखी हुई है, यहाँ सीधी बात करके लिख दी गई है। ज़रा पढ़ लेते हैं अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जी। ये देखो सारा कुछ वही लिखा हुआ है, प्लानिंग में क्या करना है, डेवलपमेंट में क्या करना है और ऑपरेशंस में क्या, ठीक है। अदर्स को फिलहाल मैंने नहीं छेड़ा, अभी इसके साथ ही अदर्स को भी पढ़ लेंगे, ठीक है। प्लानिंग फेज की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, जो भी खर्चा प्लानिंग फेज में उसे क्या कर दो, एक्सपेंस आउट, और डेवलपमेंट फेज का जो भी खर्चा हो उसको क्या करो, कैपिटलाइज करो। क्या कहता है, दीज विल बी कैपिटलाइज्ड, हाउएवर इफ रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया इज नॉट मेट देन इट विल बी एक्सपेंस्ड। ये सीधी बात होगी, ऐसे ही है। अब देखो जरा स्टैंडर्ड ने कैसे लिखा हुआ है इसको। स्टैंडर्ड कहता है, अभी क्या पढ़ के आए हम, दिस विल बी कैपिटलाइज, हाउएवर इफ रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया इज नॉट मेट देन इट विल बी एक्सपेंस आउट। अब स्टैंडर्ड क्या लिखता है देखो, अप्लाई, अच्छा, रिकग्नाइज एज एन एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड,
Unless expenditure can be directly attributable to preparing the website to operate in manner intended by management, website meets the criteria under. उलट बात देख ली, असल क्या लिखा था, जो सीधा करके वहां लिखा क्या, वही डेवलपमेंट फेज को इंटेंजिबल बनाओ। हाँ, अगर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट ना करे तो एक्सपेंस आउट करो। यहाँ क्या कह रहा है, एक्सपेंस आउट करो, अगर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट करे तो इंटेंजिबल बनाना। और वो भी बड़ी मुश्किल तरीके से लिख दिया, तो कोई नहीं, हम आसान वाला ही याद रखेंगे, ठीक है। आगे भी यही है, सारों के अंदर यही बात लिखी हुई थी, ठीक है। तो इससे तजर्बे से ये साबित हुआ कि हमें ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सामने 3 फेजेस मौजूद हैं, ठीक है। बल्कि यहीं से पढ़ा दूँ मैं आपको एक दफ़ा। लेकिन सवाल करते हुए मैं सवाल कर, अभी ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो आपको समझा देना यहाँ से, सवाल करते हुए अभी हम सवाल देखेंगे ना, तो यही वाली एग्जांपल्स के तौर पे चीज़ें लिखी हुई होंगी, ये खर्चा हुआ, ये खर्चा हुआ, तो ओरिजिनल स्टैंडर्ड ओपन करके मैं आपसे डिसाइड करवाऊंगा कि ये प्लानिंग फेज है यानी रिसर्च एक्सपेंस वाला, या डेवलपमेंट फेज है यानी कि इंटेंजिबल बनाने वाला, या ऑपरेशंस वाला फेज है, वो भी एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। चलो जी, तो development phase, these will be capitalized, however if recording criteria of 530 is not met then it will be expense, ठीक है जी। अगली बात मैंने आपके साथ वैसे कर दी है, फिर भी सुन लो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन डेवलपमेंट फेज फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पज इज एक्सपेंस्ड आउट, फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल फी पेड टू एक्सपर्ट फॉर टेकिंग तस्वीरें ऑफ एंटिटीज प्रोडक्ट। बता के तो आया हूँ अभी कि चाहे आपका इंटेंजिबल बन रहा है, आपने सेल परचेज वाली वेबसाइट बनाई हुई है, फ्यूचर में आपको फायदा देने वाली वेबसाइट, देखो एडवर्टीजमेंट से भी फ्यूचर में फायदा तो आता ही है, लेकिन हम पहले डिसाइड कर सकें कि एडवर्टीजमेंट को कभी आपने ऐसे, इसलिए सोल पर्पस जिस वेबसाइट का एडवर्टीजमेंट हो उसे इंटेंजिबल बनाने के बजाय उसके खर्चे को एक्सपेंस आउट किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन जिस वेबसाइट पे हम सेल परचेज कर रहे हैं तो भाई डायरेक्टली उससे फायदा आना है, हमें फ्यूचर में आना है, नहीं आना, ठीक है, तो उसको इंटेंजिबल बनाना है। लेकिन मैंने कहा उसको जगा दो मुल्तान वाले को, उसको हमने क्या करना है जी, इंटेंजिबल बनाना है। लेकिन मैंने कहा उसमें भी अगर आपने तस्वीरें खींचने वाले फोटोग्राफर को पैसे दिए हैं तो वो तस्वीरों से एडवर्टीजमेंट का पर्पस, स्टैंडर्ड इतना पीछे लगा हुआ है इसके, कहते हैं उससे भी एडवर्टीजमेंट का पर्पस सर्व हो रहा है, ठीक है, देखकर खरीदते भी हैं लेकिन मशहूरी भी तो हो रही है, तस्वीरों वाला खर्चा फिर भी क्या है, एक्सपेंस हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर थी, डेवलपमेंट फेज के सारे खर्चे इंटेंजिबल में जाएंगे, अगर कोई रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट ना करे तो वो एक्सपेंस आउट। लेकिन इंटेंजिबल बनते बनते के दौरान भी तस्वीरें, देखो ना कंटेंट डेवलपमेंट हो रही थी, ये इसमें क्या करना है, क्रिएटिंग, परचेजिंग, प्रिपेयरिंग, अपलोडिंग इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट। अब इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है, तस्वीर खींच के प्रोडक्ट की आपने अपलोड की है, अब है तो ये कंटेंट डेवलपमेंट का हिस्सा, स्टैंडर्ड क्या कह रहे हैं, इसको तो एक्सपेंस आउट। तस्वीर जो फोटोग्राफर को पैसे दिए हैं ना, वो आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ही कह रहे हैं, ठीक है, ओके। ऑपरेशंस शुरू हुए, अपडेटिंग ग्राफिक्स, एडिंग न्यू फीचर, रजिस्टरिंग वेबसाइट, बैकिंग अप डाटा, क्या कहता है, एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड। ये देखो एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड और एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड, जिन दोनों का जनरल रूल यही है, ठीक है। रिसर्च तो अनलेस है ही कोई नहीं ना, रिसर्च तो एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड। फिर डेवलपमेंट शुरू हुई, इंटेंजिबल बनाओ बनाओ बनाओ, ठीक है, हाँ उसमें भी एडवर्टीजमेंट को निकाल दो। फिर बन गई वेबसाइट, ऑपरेशन स्टार्ट हो गए, ऑपरेशन स्टार्ट हुए तो एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड। लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल यहां पे देकर आया आपको, किथे गया, एडिंग न्यू फंक्शन। क्या कहा था आपको, पहले सिर्फ COD कैश ऑन डिलीवरी था, अब हमने ऐड कर दिया फीचर कि आप पेमेंट पोर्टल हमने ऐड कर दिया कि आप एक क्लिक करें और आप जो है वो हमारे पेमेंट पोर्टल की तरफ चले जाएं और ऑनलाइन ही पेमेंट कर दें, आपके अकाउंट से कट जाएंगे पैसे। तो इससे हमारी सेल जो है वो इंक्रीज होने का खदशा है, उम्मीद है हमें, ठीक है। तो अपने मुल्क में भी और बैरून मुल्क में भी अब हमने एक्सेस कर लिया, तो ये एक ऐसा फीचर हमने ऐड किया है जिससे फ्यूचर में फायदा आना है। तो क्या ख्याल है, कैपिटलाइज होने वाला है कि नहीं है? हालांकि एडिंग न्यू फीचर तो ऑपरेशन का पार्ट है, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। ये बात उसमें आगे लिखी हुई है। एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड, हर खर्चे को एक्सपेंस करना है, अपडेट कर रहे हैं आप, चीजों को सही कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो सब एक्सपेंस है, अनलेस it meets I-38 criteria for capitalization of subsequent expenditure. This will only occur in rare circumstances. इसीलिए मेरे पास से एक एग्जांपल बन पाई जो मैंने आपको बता दी, ठीक है ना, कि ऑपरेशंस चल रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपडेट करते हैं ग्राफिक्स, आप ऐड करते हैं न्यू फंक्शन, रजिस्टर करते हैं, आगे बैकअप करते हैं, ये सारे काम जो हैं आप जो मर्जी कर लें, ये रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं करते,
कभी ऐसा हो सकता है इन रेयर सर्कमस्टांसिस के ऐसा हो जाए, तो वो मुझे तो यही नज़र आया कि जैसे आपने ऐसा फीचर ऐड कर दिया जिससे फ्यूचर में आपके इनफ्लोज, कैश, सेल्स वगैरह बढ़ने का आपको जो है वो बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, खदशा नहीं, उम्मीद है। ठीक है, तो भाई बॉटम लाइन क्या बनी अभी तक? 3 फेजेज हैं हमारे। ठीक है, 3 फेजेज हैं। एक है रिसर्च प्लानिंग फेज, इसमें जो भी खर्चा हो वो एक्सपेंस आउट। दूसरा है डेवलपमेंट फेज, इसमें जो भी खर्चा हो वो इनटेंजिबल, अनलेस के वो रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट ना कर रहा हो। लेकिन एडवर्टीजमेंट इसमें भी छुपी पड़ी है ना, यानी कि तस्वीरें खींची अगर डेवलपमेंट के दौरान भी, तो उस फोटोग्राफर को दिए जाने वाले पैसे फिर भी एक्सपेंस आउट ही होंगे। और फिर वेबसाइट कंप्लीट हुई और ऑपरेशन स्टार्ट हो गए, तो जब ऑपरेशन स्टार्ट हुए तो जो खर्चा भी हो वो एक्सपेंस, अनलेस के कोई ऐसा खर्चा हो जाए जैसे IS 16 के अंदर हम कहते थे सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऐसा हुआ जैसे लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट या क्वालिटी आउटपुट बढ़ जाएगी तो उसे कैपिटलाइज कर दो। अगर इस तरह का कोई खर्चा है तो फिर ऑपरेशन के टाइम के अंदर ऐसा खर्चा अगर हो जाए जिससे फ्यूचर में आपको एडिशनल बेनिफिट्स आने की उम्मीद है तो उसको कैपिटलाइज करना है। ठीक है, यहां तक को मसला। बाकी रह गए जी अदर्स। लो जी, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस हमेशा एक्सपेंस आउट होते हैं। कल ये बात तो वैसे हो भी गई है। हाँ, एक सूरत है, अगर वो यूं कह दे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल को खर्चा है तो उसको आप जो है वो इंटेंजिबल बनाओगे, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई। सेलिंग एडमिन एंड अदर जनरल ओवरहेड्स अनलेस, अच्छा लिखा हुआ है अनलेस इट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो एक्सपेंस आउट करना है इनको। आगे कहते हैं जी इनएफिशिएंसीज एंड इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। ये यार इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस क्या होते हैं? हाँ, स्टार्ट के अंदर हमने अभी काम शुरू किया है, अभी हमारी प्रोडक्ट इतनी मशहूर नहीं हुई है और हमें उसमें कुछ ऑपरेशंस से लॉसेज आ रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने बहुत बड़ा सेटअप लगाया, हमने उसमें मुलाजिम भी रखे हैं, हम प्रोडक्ट बनाकर भी बैठे हुए हैं, खर्चे कर बैठे हैं, लेकिन अभी सेल नहीं हुई। ठीक है, अब खर्चे ज़्यादा हुए हुए हैं तो इनिशियली ऑपरेशन से हमें लॉस आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड कहता है IS 16 की तरह से ऑपरेटिंग लॉसेस को कभी भी एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं करना। एसिड का कसूर नहीं है, आपकी अपनी इनएफिशिएंसीज हैं भाई। तो इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस कभी भी एसिड कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, चाहे वो IS 16 था, चाहे IS 40 था, चाहे IS 38 आ गया, उसके अंदर SIC 32 भी आ गया, इवन वेबसाइट के अंदर भी। जो आप बना चुके वेबसाइट, उसके बाद आप ऑपरेशंस में गए और आपकी अपनी सुस्तियां, काहलियां या मार्केट का फीडबैक, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी सेल्स प्रॉफिट्स की तरफ जिन्होंने करना था, आपको जो है वो लेकर जाना था प्रॉफिट्स की तरफ, उनमें अगर नहीं आ रहे, वेरिएशंस हैं आपके जहन के हिसाब से, उतना काम नहीं बना, तो वो इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज हैं, कभी भी एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं करना। और ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ तो वैसे ही आप वेरी हैं इसके, वेरी समझते हैं, हाँ दुश्मन हैं आप। ट्रेनिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट तो कहीं भी आप देख लें, आप एक्सपेंस आउट करते हैं उसको। ठीक है, सही है। लो भाई, अब ये सारी बातें जो है ना, ये ज़बानी मज़ा नहीं आता, इसका ना सवाल ही करते हैं। ये रहा हमारा सवाल। पार्ट 1 की तरफ अब बाद में आते हैं, कल जो शुरू किया था, आज पार्ट 2 करते हैं पहले। लो जी, खैर से 15 नंबर का सवाल है, ये 3 पार्ट्स हैं इसके अंदर, और लामहला तौर पे कहा जा सकता है कि इसमें जिस पार्ट को अब हम करने लगे हैं ये को 7-8 नंबर का तो होना चाहिए सबसे लेंथ, लेकिन है बड़ा आसान था जी। पेज नंबर 27, कल वाला सवाल 9, उसका पार्ट 2 पहले करते हैं। 1 को मैंने जो है वो फिलहाल पेंडिंग किया, मतलब ये पूरा करके फिर 1 की तरफ आते हैं। समझ आई है? कुछ नहीं आनी चाहिए थी समझ, समझना तो है ही नहीं, स्टैंडर्ड खोल के देखना है हमने, ऐसे ही आप लोग समझने लग गए। आप लोग किसने कहा था समझे? हद हो गई। चलें आप अब समझा गया तो खैर आप कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो सकता आप। अच्छा, ले जी, जो 2-3 बच्चे खैर से माशाल्लाह जो 2-3 बच्चे लेकर आए हैं ना स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड खोल कर देखें। ठीक है, अच्छा आप सवाल पढ़ते हैं, पहले ज़रा स्टार्ट से पढ़ें। है क्या ये जिंक लिमिटेड अ ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब वो वेबसाइट के ऊपर वो लेक्चर्स या कुछ जो है वो कोई, हाँ लाइव स्ट्रीमिंग, चाहे वो मूवीज़ की या ड्रामाज की या लेक्चर्स की, किसी भी तरह के लाइव स्ट्रीमिंग जो हैं वो करते हैं ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। बस मैंने कह दिया ना, जो कह दिया बस कर दो, शुरू रहेंगे। सर रोज़े हैं सर, आप ऐसी एग्जांपल क्यों दे रहे हैं यार? तुम मत देखो,
मैं कह रहा हूँ ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज ये करती हैं। यूजेज रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। अच्छा, ये यूज़ करते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल, लेकिन पूरे सवाल में कहीं यूज़ हुआ नहीं है, और वैसे आपको पढ़ाना भी है, अभी पढ़ाया नहीं है, इसलिए फ़िलहाल इसको इग्नोर करें इस जुमले को। अच्छा, बहरहाल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है। ओके, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू जेडल्स इंटेंजिबल एसेट्स। पॉइंट नंबर 2, ऑन 31 दिसंबर 2018 जेडल लॉन्च्ड इट्स न्यू वेबसाइट। किस दिन लॉन्च कर रहे हैं? अच्छा, ज़रा नोट देखना। शुक्र है अमोर्टाइजेशन का चक्कर नहीं आएगा इसमें, एडवांस में बता दूं भाई, ठीक है ना। जब साल के एंड पे ये हमारी वेबसाइट लॉन्च हुई है तो फिर अमोर्टाइजेशन तो नहीं ना होनी, ठीक है। अच्छा, फॉर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऑफ टीवी शोज, मूवीज एंड वेब सीरीज। पर्चे के अंदर आ गया, पर्चा रोजे में था। तुम इधर मेरी बात सुनो, तुम कहना नहीं नहीं बस ये तो काट के आना, सवाल ही नहीं करना है। अच्छा जी, तो अच्छा, अब वो कह रहा है कि किस दिन लॉन्च कर दिया वेबसाइट? 31 दिसंबर, ठीक है जी। द वेबसाइट वॉज डिवेलप्ड इंटरनली। यही तो हम बात कर रहे थे, इंटरनली डेवलप करते हैं जो वेबसाइट, उसी के बारे में तो SIC32 ने आके इतनी कहानियाँ की हैं, ठीक है। एंड मेट द रिकग्निशन क्राइटेरिया एज एन इंटेंजिबल, और उसने रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट, हमने उसको इंटरनली जनरेट भी किया और उसने रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट भी किया। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट इनकर्ड फॉर वेबसाइट आर एज फॉलोज। एज फ्लोज बह रही हैं, पकड़ो। अब सबसे पहले क्या है जी? अंडरटेकिंग फिजिबिलिटी स्टडीज। ना 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 भाई ना, मैं तो ऐसे जाकर देखूंगा, ऐसे जाकर। फिजिबिलिटी स्टडीज प्लानिंग फेज में है, तो क्या करेंगे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका एक्सपेंस आउट करना है, ठीक है ना। मार्कर साहब थोड़े से आप जी, एक्सपेंस आउट। ओके, क्या हो रहा है? अब पढ़ा के मैंने उतना ही भेजना है, ऐसे उम्मीदें ना लगा लिया करो फजूल किस्म की। सर क्या हो रहा है, लैपटॉप नहीं चल रहा, सर ना पढ़ें। वो बोर्ड अभी वो साइड को भरना है ना, अभी जाके नोट बनाना है, तो कोई नहीं, आपके पास सफ़े मौजूद हैं। ये नहीं चलेगा तो उधर चल पड़ेंगे। आधा घंटा नहीं रह गया है, 40 मिनट पड़े हैं, खबरदार। अच्छा 38 हैं आप, सही वाली बात तो यही है। आगे, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स। हाँ, प्लानिंग तो एक्सपेंस, ठीक है। नेक्स्ट, असल में आज पेन जो है ना मेरा पता नहीं कहीं खो गया है। अच्छा जी, उधार मांगा है तो वो राइटिंग स्टाइल डिफरेंट होता है ना। नेक्स्ट, ओ सॉरी, नेक्स्ट एक्विजिशन ऑफ वेब सर्वर। एक्विजिशन ऑफ वेब सर्वर, शर्म करो, डूब मरो, जरा रुक जाओ। एप्लीकेशन एक्विजिशन ऑफ वेब सर्वर और उसके साथ ही उसका सॉफ्टवेयर, इनको कैपिटलाइज तो करना है, मैंने माना, लेकिन IS 16 के अंडर करना है, इसलिए थोड़ी देर के लिए ज़रा इसको भूल जाएं, या लिखना भी है तो लिख भी लें, ज़रा रिक्वायरमेंट पे एक नज़र डाल के आएँ। इन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट IFRS प्रिपेयर अ नोट ऑन इंटेंजिबल्स, इसलिए हम इसको सिरे से इग्नोर करेंगे अपने सॉल्यूटियन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या है जी? कैपिटलाइज होना है इन्होंने, ओके, लेकिन ये IAS 16 वाले हैं, ओके। अच्छा, वैसे लिखा हुआ था वेब सर्वर भी, ये सामने ही लिखा हुआ था, मैं ज़रा देखने नहीं दे रहा था, और इसने कहा भी था अप्लाई करो रिक्वायरमेंट्स ऑफ IAS 16, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन नेम्स। ये रहा। मैं तो सोचूंगा ही नहीं, क्यों सोचूं भाई, स्टैंडर्ड साथ लेके क्यों इतना वजन उठाकर इतने पैसे क्यों खर्चे हैं, सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या करें? कैपिटलाइज। डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो गया, सवाल खामोश है तो रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट, ऊपर भी कह रहा था रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट कर गया ये। बेटा मेरे ख्याल में सफ़ा खोलो तो सामने पड़ी होंगी। आप ऐसा करो, आप स्टैंडर्ड से याद कर लो, सारी चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेगी। सफ़ा बेटा उसको मिलेगा जो स्टैंडर्ड खरीदेगा, जो क्लास में लाएगा, और ऐसे जिसने 3 बच्चे खोल के बैठे हैं उस एरिया को वैसे खोल लेगा, स्टिकी नोट लगाएगा, हाईलाइट करेगा, उसी को मिलेगा ना पर्चे में। अच्छा, स्टैंडर्ड जिस दिन भी ले लोगे, एक
जगह पर लिख के आपको दे दिया जाएगा कि फलां स्टैंडर्ड में फलां पैरा को आप हाईलाइट कर लें, लेकिन साथ के साथ लेकर आते रहें। आप स्टैंडर्ड्स को खोलने की आदी हो जाएंगे, यूज़ करने आपको आ जाएंगे। 2 4 5 नंबर भी आपको मिल जाएं यहाँ से, जैसे ये मिल गए तो मौजे। नेक्स्ट, स्ट्रेस टेस्टिंग टू इंश्योर वेदर वेबसाइट ऑपरेट्स इन इंटेंडेड मैनर। अब मुझे पता है आपका दिल कह रहा था कि डेवलपमेंट, ये कह दें डेवलपमेंट कैपिटलाइजर, लेकिन यहाँ से पढ़ के स्ट्रेस टेस्टिंग क्या है, डेवलपमेंट फेज में है तो कैपिटलाइज कर दें। डिजाइनिंग द अपीयरेंस ऑफ वेब पेजेस, डिजाइनिंग द अपीयरेंस, मैंने तो सोचना ही नहीं है, देख रहे हैं, कैपिटलाइज। फिर डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यू कंटेंट, दोनों तरह की हैं। सुनो, अब डेवलप कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ न्यू कंटेंट रिलेटेड टू ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, ये तो काम ही यही है भाई। वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, मेरे दोस्त, वीडियो लेक्चर्स क्लास वाले हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस पर जो कॉस्ट आ रही है वो हमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स जब ऑनलाइन स्ट्रीम करने हैं तो वो उनकी बात हो रही है, उन वीडियोस की, ठीक है। अच्छा, तो यार माइंड तो नहीं गा रहे थे, शुगर लगा रहा है यार ज़रा, पहले रोजे से पता है तुम लोग की बैटरी लो ही होती है, तो ज़रा स्केल के बंदा पढ़ लेते हैं। अहमद तुम कहाँ गए थे? अच्छा, कहाँ थे हम? हाँ, डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यू कंटेंट रिलेटेड टू ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, ये तो हो गया कैपिटलाइज। एडवर्टाइजिंग एंड प्रोमोटिंग जेडल्स प्रोडक्ट, ये वो तस्वीरें खींचने के फोटोग्राफर को जो पैसे दिए, हालांकि वो न्यू कंटेंट ही क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट पर्पस के अंदर आ गया, तलवार निकल आई एक्सपेंस वाली, ठीक है। और आखिर क्या है? एडवर्टाइजिंग ऑफ द वेबसाइट। अच्छा, अब ये क्या मुसीबत है, ये दोनों में क्या फ़र्क है, कोई बता सकता है? जी बताएं। नहीं, इंटरनल एक्सटर्नल नहीं, ये फ़र्क इस तरह से है कि मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि 1000 यूज़र्स हैं मिसाल के तौर पे दुनिया में, और इनमें से हमारी वेबसाइट पर 100 लोग आ गए हैं। जो 8 रुपए का एक्सपेंस है, ये वो है जो लोग आ गए हैं, जो हमारी वेबसाइट पे पहुंच गए, उनको चीज बेचने के लिए जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तस्वीरें तो उन्होंने देखनी है ना, ठीक है। जो बाकी 900 हैं उनको तो पता ही नहीं है कि हम या हमारी वेबसाइट एग्जिस्ट भी करती है। तो उन लोगों तक जिनको पता ही नहीं है वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, उन तक वेबसाइट का तारुफ पहुंचाना कि आओ वेबसाइट देखो, खर्चा हो रहा है, तो वो भी एडवर्टीजमेंट। दोनों में फ़र्क बारीक सा था, लेकिन दोनों ही एक्सपेंस हैं, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी हमने नोट बनाना है, तो नोट के अंदर तो जस्ट इनको हमने इग्नोर करना था, ठीक है। लो भाई, ये तो काम ही हो गया, सवाल तो ख़त्म भी हो गया जी। क्या नहीं, एक्सपेंसेस का डिस्क्लोजर क्यों देंगे हम? पीपी के नोट में एक्सपेंस का डिस्क्लोजर कब देते थे? ठीक है। हाँ, वो कल वाले, उस दिन परसों वाले नोट में, पिछला नोट बनाया है, उसके अंदर वो नीचे मेजरमेंट बेसिस लिखना भूल गए थे, क्लास खत्म हो गई थी, वो इसमें याद करा देना, लिख देंगे वो नीचे मेजरमेंट बेसिस, फिर अमोर्टाइजेशन मेथड, लाइफ रेट वगैरह, वो लिख लिया करो। लो जी, मेरा पॉइंट 2 तो तैयार हो गया। 2 जमा 3 जमा 5 जमा 11, 21 रुपए का वेबसाइट नामी इंटेंजिबल मेरे इंटेंजिबल के नोट में ओपनिंग 0 से 21 पे आ जाएगा। ओपनिंग तो 0 था ना। और एमोर्टाइजेशन कितनी आएगी? लाइफ ही नहीं गिवन है, लाइफ गिवन भी होती तो 31 दिसंबर 18 को हमने इसको लॉन्च किया है, तो कोई डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन होनी ही नहीं थी। तो भाई एक तो तैयार हो गया, अभी नोट बनाते हैं, तो उसके अंदर 1 मिनट के अंदर हम अब वेबसाइट को, तो ये SIC 32 था हमारा, ठीक है। तो SIC 32 याद करने की जरूरत पड़ी? कुछ नहीं जरूरत पड़ी, ठीक है। अच्छा, चलें जी, आप ज़रा पॉइंट 3 पहले कर लें, जल्दी करें, पॉइंट 3 करें जी, करें करें, आप लोग करें, तब तक मैं ज़रा नोट का फॉर्मेट शॉर्मेट बना लेता हूँ। ये नाम शाम बता दो रहा बिजनेस का, जिंक लिमिटेड।
31 दिसंबर 18 ईयर है। Yes, sir. Yes, sir. जी पॉइंट कर लें, इंशाल्लाह सही करेंगे, आप हिम्मत करें। पढ़ा क्या है अभी तक? बोलूंगा ना समझ आ जाएगा, मजबूरी है ना भाई। बेटा अगर तुम्हें भी नजर नहीं आ रहा ना, किसने कहा है? जगह नहीं बचती, आज अमोर्टाइजेशन भी डालनी है इधर। भाई आप सवाल पे रखें, आप मेरी नकल करवा रहे हैं इनको। हाँ किसने कहा? मैं तो नोट बनाने आया हुआ था, वैसे फॉर्मेट खबरदार किसी नोट बनाया, उधर ले जाए सवाल पे, उधर ले जाए सवाल पे। फॉर्मेट बनाए सर। हाँ और बड़ा बड़ा लिखता तो कहाँ जाता पता नहीं है। आपको क्या जी, आप क्यों फॉर्मेट देख रहे हैं, सवाल पे हैं। अच्छा जी, मैं ज़रा टाइम सेव किया, मैंने कहा तब तक आप ये कर लेंगे। आज इस सवाल के बाद भी कुछ करना है, मैं पता नहीं लिख के लाया तो था। मैं कराता हूँ तुम्हारी छुट्टी, जब तक मैं देख ना लूँ। पास पेपर 3 बैरल टाइम मेरे उसमें है सही लूप में, मैंने कहा बता तो दूँ ना कम से कम। अच्छा जी, ड्यूरिंग 2018 लाइसेंसिंग अथॉरिटी इंटीमेटेड दैट ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस ऑफ वन ऑफ ZL's चैनल्स विल नॉट बी फर्दर रिन्यूड। अच्छा, किस दिन पता चला ये? ड्यूरिंग 2018, तो फिर हम 18 के पहले दिन से ज्यूम कर लेंगे ना। अच्छा फिर क्या है, कहता है ZL हैज़ ऑब्टेन्ड दिस लाइसेंस फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑन 1 जनवरी 12। 1 जनवरी 12 पे जब हमने ये लिया था बाय पेइंग 150 मिलियन रुपए, तो उस दिन इसकी लाइफ इनडेफिनेट थी।
क्यों? क्योंकि वो कहता है कि एवरी 5 years इसका रिन्यूअल था ऑफ 0.3 मिलियन। अब 150 के बदले में मुकाबले में 0.3 तो मिनिमल ही है ना। अगली नस्लों को भी वसीयत कर जाएंगे जेडल वाले कि हर 5 साल बाद 0.3 मिलियन देते रहना और रिन्यू कराते रहना। इतना मिनिमल है ये 150 के मुकाबले में 0.3 मिलियन। सही है ना। ऑर्गेनाइजेशन जो 150 मिलियन देकर 5 साल के लिए ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस ले रही है और रिन्यूअल हर 5वें साल के एंड पे या छठे साल के पहले दिन 0.3 मिलियन में होना है, तो फिर इंडेफिनिट तो हो गया ना, क्योंकि ये तो मिनिमल है। हम तो हमेशा पहले दिन ही खड़े होकर क्या सोचेंगे कि जी हमने इसको, कहानी कुछ ऐसे बनेगी ना, हमने 2012 के अंदर 2012 में ये लाइसेंस लिया, 12 में, और 13, 14, 15 ये जी ये 5 साल के लिए यहाँ कितने पैसे दिए थे जी? 150, ठीक है। और इधर जाकर कितने पेमेंट करनी है? और अब ये तो आपको याद होगा जिसने सवाल वो वाले हमने किए थे 7 और 7A कि ये 0.3 जब पे करना है तो एक्सपेंस आउट करना है, ठीक है ना। इसलिए इसको तो छोड़ो, वैसे मैं अभी सोच बता रहा हूँ। फिर ये यहाँ पे खड़े होकर जिस दिन ख़रीदा गया होगा, ये ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस लिया गया होगा, उस दिन यही सोचा जा रहा होगा फिर हम 0.3 पे करके 17, 18, 19, 20, 21 ये भी यूज़ करेंगे। फिर फौतगी के करीब अपने पोते को कहेंगे 0.3 मिलियन दे देना, और 22, 23, 24, 25, 26 तुम भी यूज़ करते रहना। और को और रंग है? हाँ है। और पड़पोते को भी कह देना उसके बाद कि तुम, अब ये देखो ये कहानी कुछ इस तरह से थी, इसलिए मैंने कहा इंडेफिनेट लाइफ में, क्योंकि अगर आप आज खड़े होकर ये कह रहे हैं कि 0.5 मिनिमल है 150 के मुकाबले में, यानी हमने इसको रिन्यू कराते रहना है, तो फिर तो हर 5वें साल आप रिन्यू करते जाओगे। कब तक रिन्यू करते रहोगे? कब तक करते रहोगे? ये स्टार्ट में खड़े होकर जब आपने लिया था, भाई पता नहीं, इंडेफिनेट है, हो सकता है 50 साल तक करते रहे हम, इनफिनिट तो नहीं है, इंडेफिनेट है, ठीक है। तो 5 साल के लिए लाइसेंस मिला है जो 5वें साल के बाद रिन्यू होना है, लेकिन चूंकि इतना मिनिमल है रिन्यूअल ऑप्शन कि हमारी उस यूजफुल लाइफ को ही उसने, लीगल लाइफ को ही इसने क्या कर दिया? इंडेफिनेट बना दिया। ये बात समझ आ गई है? तो फिर इस एडजस्टमेंट में और कुछ भी नहीं बचा। यहाँ तक को मसला? अच्छा, अगर यहाँ तक को मसला नहीं है तो अब बताएं मसला कब आया? मसला आया 2018 के दौरान, तो मैं उसको 18 के स्टार्ट में ले आता हूँ, ठीक है। 2018 के अंदर आके हुकूमत बदल गई और नई हुकूमत ने क्या कहा? सॉरी, देयर विल बी नो रिन्यूअल्स, नो एक्सटेंशंस। हुकूमत बदल गई, उन्होंने कहा अब कोई रिन्यूअल नहीं मिलेगा। ये कब कहा? 18 में। अब इधर देखो, यहाँ मैं 1 जनवरी 17 को हम जो है वो जो रिन्यू करा चुके होंगे, 5 साल के लिए रिन्यू कराया था। अब 5 साल के रिन्यू कराया था ना। अब बताओ कितने साल बाकी हैं? क्योंकि 1 साल तो इधर से भी गुजर गया था। अब यहाँ खड़े हैं आप, और यहाँ खड़े होकर अब ये लाइसेंस आपको सिर्फ अवेलेबल है अगले 4 साल के लिए, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने कहा कोई रिन्यूअल नहीं है। तो ये जो ख्वाब थे, ये सारे के सारे ख्वाब चिकना चूर हो गए। पहली बात तो ये आ गई। इसका मतलब हम 18 वाले साल में खड़े हैं। इत्तेफाक देखो, सवाल के अंदर नहीं, सवाल है, इत्तेफाक नहीं है। सवाल में उसने 18 में ये चेंज करवाया क्योंकि आप 18 में खड़े हैं। बहरहाल इत्तेफाक से हम 18 में मौजूद हैं और ये चेंज आया है। ये चेंज क्या आया है? लाइफ इनडेफिनेट से फाइनाइट हो गई है, अब हमें अमोर्टाइज करना पड़ेगा। ये बात समझ आई? बस 150 का इंटेंजिबल तो हमारी किताबों में रोजे 12 से ही, 2012 से ही हमारी किताबों में नजर आ रहा है। इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट किया होगा ना हमने, और हर साल, हर 5वें साल के एंड पे 0.3 तो एक्सपेंस आउट होना होता है। तो वो 150 जो है वो आज अमोर्टाइज होते होते कितने पे पहुंच चुका होगा 2018 के स्टार्ट में? बताओ। खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। अमोर्टाइज कैसे हो सकता था? पहले तो उसकी लाइफ ही इंडेफिनेट थी।
तो 12 में ये 0 एमोर्टाइज हुआ, 13 में 0, 14 में, 15 में, 16 में, 17 सारे अंडे हैं, ठीक है। और 18 के स्टार्ट में ये 150 पर ही मौजूद है। यानी हम अपने साल का जब नोट बनाएंगे तो ओपनिंग कॉस्ट होगी लाइसेंस की 150, कोई एडिशन नहीं, डिस्पोजल तो सवाल में था ही नहीं, मैंने नोट के फॉर्मेट में लिखा ही नहीं, ठीक है। तो कोई एडिशन नहीं, ये ओपनिंग कॉस्ट पड़ी हुई थी, यही क्लोजिंग बन जाएगा। अमोर्टाइजेशन ओपनिंग 0 थी, देख लो टाइम, तुम देख लो, पीछे ही मुड़ के बैठ जाओ, मैं तो कहता हूं। अमोर्टाइजेशन ओपनिंग एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन 0 थी, क्योंकि आज से पहले कभी अमोर्टाइज हुआ ही नहीं था इंडेफिनेट लाइफ की वजह से। तो अब इस साल हम 150 को पकड़ेंगे और डिवाइड करेंगे 4 पे, रिमेनिंग लाइफ है 4, इस साल जो है वो हम अमोर्टाइजेशन ले लेंगे। जी जी बिल्कुल, ये भी चेंज इन एस्टिमेट ही है चंदा। क्या पहले 0 अमोर्टाइजेशन थी, अब से ऑनवर्ड्स 150 डिवाइड बाय 4 करके 4 साल में आनी है, ठीक है ना। यानी 0 कंटिन्यू नहीं हुआ। अगर पहले अमोर्टाइज होता भी आ रहा होता तो WDV ही पकड़ते और रिमेनिंग लाइफ पे डालते उसको, तो अमोर्टाइज पिछले सालों को तो वैसे ही छेड़ते नहीं है। चेंज इन एस्टीमेट इसी को तो कहते हैं कि रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कोई नहीं है, ये प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है। पढ़ा हुआ है ये सेटअप आप लोगों ने, गिले तो देता रहूंगा ना मैंने। अच्छा जी, तो 2 हो गए नोट, इन दोनों का नोट अब 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लेगा, ठीक है। अब रह गया हमारा पॉइंट 1, कोई मसला है तो पूछ लें इसमें। ओ, एक लाइन में पढ़ना भूल गया। एज ऑन 31 दिसंबर 18 रिकवरेबल अमाउंट ऑफ दिस लाइसेंस वाज असेस्ड एट 105। तो अमोर्टाइजेशन टेस्ट, इंपेयरमेंट टेस्ट से भी गुजार लेना, अगर इंपेयर्ड हुआ तो इंपेयरमेंट लॉस भी रिकॉर्ड कर लेना। मसला क्या है, पहले 31 दिसंबर 2018 पे लेके आना 150 माइनस 1 साल की अमोर्टाइजेशन बुक वैल्यू पे आ जाएगा, फिर उस बुक वैल्यू कंपेयर करना 105 से, और अगर इंपेयरमेंट लॉस हो तो उससे भी चार्ज कर देना, होगा इंशाल्लाह, होगा इंपेयरमेंट लॉस भी, ठीक है। तसल्ली, आपकी आंखें ठंडी हो जाएंगी। क्या हिंदुशाने अदर दें तुम्हें, वॉशिंग मशीन दे दो सुपर एशिया की। चलें जी, आ जाएं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। ऑन 1 जनवरी 2018 ZL बॉट एन इनकम्प्लीट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये पॉइंट कितने बच्चों ने घर पे ट्राई किया था? अच्छा, ये कहते हैं कि जाने दें, घर जाने दें, हम कर लेंगे, ये कहते हैं। 5 बच्चों ने इधर से, उधर से कितनों ने किया हुआ? माशाल्लाह वो ज़्यादा है, 5 तो उधर से निकल आए। हाँ, मैंने तजर्बे से साबित हुआ हाइब्रिड वाले अच्छा पढ़ते हैं, उनको फिक्र लाक होती है। ये बेफिक्रों की क्लास होती है जिधर बैठे होते हैं। मैं डंडा लेके आऊँगा कल से क्लास में, फिर देखता हूँ मैं। तुम जाओ, मैं भी रोज़ेदार हूँ यार, चुप करके पढ़ लो। सुनो, ऑन 1 जनवरी 18 ZL bought an incomplete research and development project from BTech and its fair value was 90। और कल मैंने ये कह दिया था कि इसको काटा वाटा कर दो, हमें रिसर्च डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इंटेंजिबल एक्वायर किया है हमने, इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट 90 मिलियन से। Subsequent expenditure incurred on this project are as follows: further research to identify possible markets 10 मिलियन और डेवलपमेंट 48 मिलियन। अब 1 जनवरी को ख़रीदा था और रिसर्च स्टार्ट कर दी थी। कहता है वैसे बाय द वे मैं 10 मिनट लेट आता हूँ, ठीक है ना, आजकल रोज़ों के लिए। अब कोई ना बोला करे क्लास एंड होने से पहले, खबरदार किसी ने कहा जल्दी छोड़ दे। मैं 10 मिनट कम पढ़ा रहा हूँ रमज़ान की वजह से आपको। ओके, वेलकम। 1 जनवरी को रिसर्च स्टार्ट हो गई थी, डेवलपमेंट पता नहीं कब चली, रिसर्च कब चली, पढ़ते हैं आगे। कहता है रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट वाज मेट ऑन 1 मार्च 2000। ओ ये क्या है, ये कोई पुराना सवाल लग रहा है मुझे। ये ऊपर वाला सवाल इधर तक आया हुआ है। चल भाई, छुट्टी कर, इधर तक बस। अच्छा जी, क्या कह रहा है, अगली दफ़ा सर यही वाला दिखा देंगे, है ना? नहीं जी, फिर लिखना पड़ता है। अच्छा जी, हाँ जी, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया किस दिन मीट हो रहा है? अच्छा ये बताओ, रिसर्च किस दिन स्टार्ट की? ख़रीदने के बाद रिसर्च स्टार्ट हो गई ना साथ ही, तो रिसर्च स्टार्टेड 1
जनवरी 18, नज़र तो नहीं आ रहा होगा। फिर डेवलपमेंट स्टार्टेड यकम जनवरी 18। अभी बताता हूँ, ज़रा रुक जाओ। फिर 6 क्राइटेरिया मेट यकम मार्च 18। अच्छा सॉरी जज्बाती होगा, मैं मार्च लिखा ही नहीं मैंने, ये मेरे से गलती हुई जी, ये जान के नहीं किया मैंने। और आगे कहता है असल में ना लड़ाई जो है ना, लड़ाई वो सारी है इस लाइन की जो भी मैं नहीं पढ़ा रहा। इट इज़, चलो पढ़ ही लेते हैं। यकम मार्च 18 को डेवलपमेंट क्राइटेरिया मीट हो गया और कहता है ऑल कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली फ्रॉम यकम जनवरी 18 टिल प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट 31 अगस्त 18। तो प्रोजेक्ट किस दिन कंप्लीट हो, यार ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी वैसे, इसको मिटा रहा हूँ, इसके बगैर ही काम चलाते हैं। बहरहाल ये काम ऐसे ही हुआ है। अब मैं ज़रा बताता हूँ, यहाँ पर मैं टाइम लाइन बना लूँगा, ठीक है, सही है। यानी यकम जनवरी को रिसर्च स्टार्ट हुई, डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो गई, ये अभी अगली लाइन में बताता हूँ आपको। फिर यकम मार्च को डेवलपमेंट क्राइटेरिया मीट करके, कैपिटलाइजेशन मीट कर गया, ठीक है। उसके बाद 31 अगस्त को तो प्रोजेक्ट ही कंप्लीट हो गया। अब मसला पता है क्या है, मसला है इस लाइन के अंदर, ये क्या कहता है जी, ऑल कॉस्ट्स आर इनकर्ड इवनली फ्रॉम यकम जनवरी 18 टिल प्रोजेक्ट कंप्लीशन दैट इज 31 अगस्त। ऑल कॉस्ट का मतलब क्या है कि ये वाली रिसर्च भी पूरे यकम जनवरी 18 से 31 अगस्त 18 तक चली है, और ये वाली डेवलपमेंट भी। अब मसला ये है कि ये जो हमारा साल है यकम जनवरी 18 से शुरू हुआ है और 31 दिसंबर 18 तक ये जाना है। इसके अंदर अगस्त, 31 अगस्त कहाँ बन रहा है, ये जुलाई और ये अगस्त, यहाँ तक ये वो अरसा है जिसके अंदर भाई साहब पता है क्या कह रहे हैं, भाई साहब ये कह रहे हैं, रिसर्च किस कलर से हम करते होते थे, रेड से। भाई साहब कह रहे हैं कि यकम जनवरी 18 से 31 अगस्त 18 तक रिसर्च भी चली है। बुरी डेवलपमेंट किस कलर से करते थे, इसके अंदर बुरी डेवलपमेंट भी चली है और अच्छी डेवलपमेंट भी चली है। ये सबसे पहली दफ़ा इस सवाल के अंदर हुआ कि पहले क्या होता था, पहले हमेशा ये होता था कि रिसर्च एक दफ़ा ख़त्म हो जाती थी और फिर उससे आगे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन ये पहली दफ़ा सवाल ने ये चबल मारी कि रिसर्च जो शुरू हुई तो इवनली 8 महीने तक होती चली गई। यानी ये जो 10 मिलियन का खर्चा है, ये 10 मिलियन का खर्चा ये पूरे 8 महीनों का है, ठीक है। और जो डेवलपमेंट है 48, ये भी पूरे 8 महीनों का है, ओके। अब ये 48 जो है इसको 2/12 एक्सपेंस आउट करना था और 2/8, ये 8 महीनों का है ना, 8 महीनों का, तो 48 डिवाइड बाई 8 इंटू 2 एक्सपेंस आउट और इंटू 6 इंटेंजिबल। इस सारी कहानी से हमारे मतलब की चीज़ कितनी को निकली है कि सिर्फ 48 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 6 करके हम बना लेंगे इंटेंजिबल। एक बात, दूसरी बात बनना इसी साल में ही है ना, ठीक है। उसके बाद वो कहता है इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट न्यूली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी विल प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट टू ZL फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो फिर अमोर्टाइजेशन करेंगे, 10 साल पे डिवाइड करेंगे और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है जी, 4 महीनों की अमोर्टाइजेशन ले लेंगे। सवाल ख़त्म हो गया। अब ज़रा कैमरा उधर ले जाएं, जल्दी से 1 मिनट के अंदर अंदर फॉर्मेट सब बच्चे बना लें, क्योंकि अमोर्टाइजेशन भी आपको पता है कि वो इम्पेयरमेंट भी आपको पता है कि आ रही है, तो हो सकता है आ जाए, आपने तो ये कहना था, लेकिन मुझे पता है कि आ रही है, इसलिए मैंने उसको ही फॉर्मेट में ले लिया, ठीक है। ऊपर 3 इंटेंजिबल्स बनने हैं, जल्दी से फॉर्मेट बना लें। डिस्पोजल पूरे सवाल को पढ़ने के बाद मुझे नज़र नहीं आया, इसलिए मैंने जगह बचाते हुए डिस्पोजल का लाइन आइटम रखा ही नहीं, ताकि ये तीनों चीज़ें मैं प्रेजेंट कर सकूं और नीचे मेजरमेंट बेसिस वगैरह की जगह भी मेरे पास बोर्ड में बच जाए। और जो बार बार कह रहे थे बड़ा बड़ा करके लिखें, वो अपने रजिस्टर पर बड़ा बड़ा करके लिख लें, ठीक है जी।
जी बेटा जी। जी जी इंटरनली जनरेटेड ही है वो, इसीलिए तो मैंने आज इधर देखो आपको 2 कॉलम्स डलवा दिए हैं उधर फॉर्मेट के ऊपर। आप क्योंकि कैमरा भी मौजूद है, सब बच्चे देख रहे हैं, एडिशंस IS38 हो, उसका नोट हो, तो एडिशंस को आप इस तरह से ना 2 लाइन आइटम्स के तौर पे लिख लिया करो, क्योंकि आपको पता है कि इंटेंजिबल्स हम एक्वायर भी करते हैं, इंटरनली जनरेट भी करते हैं, ठीक है। तो आप 2 लाइन आइटम्स डाल लेना जैसे आपको फॉर्मेट में नज़र आ रहा है। जी बेटा। जो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है उसके बारे में हमें किसी ने कहा है कि आप 170 की बेच दें हमें, बस ऑफर ही है। क्योंकि वैसे भी वो इसके नीचे नीचे हम रहेंगे ना तो इम्पेयरमेंट का डर निकल जाता है, ठीक है। बहरहाल उसको इग्नोर करें। जी फॉर्मेट बन गया। देखें जी, अब मैं बिल्कुल भी 2 मिनट के अंदर ये करने के हक में हूँ, देर नहीं लगाना चाह रहा, ठीक है। देखें अब तरतीब से चल पड़ते हैं, बल्कि सवाल की तरतीब से, सवाल समझ तो सारा ही लिया है, सवाल की ही तरतीब से चल जाते हैं। सबसे पहले क्या है जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिया है हमने, ठीक है। तो R&D प्रोजेक्ट ही कह देते हैं इसको, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। R&D प्रोजेक्ट। जी बेटा, ये प्रोजेक्ट हमारे पास पहले था भाई, नहीं हमने वो ख़रीदा है साल के पहले ही दिन, पर ओपनिंग में कुछ नहीं था। ओपनिंग क्या आ गया, 0। फिर इधर देखो, 90 तो एक्विजिशन है ना, आउटराइट परचेज किया हमने, तो ये इंटेंजिबल का पार्ट बन गया। तो इस 90 को तो एज इट इज़ लिख देते हैं एक्वायर्ड वाले में, ठीक है। फिर बाकी ये 10 कहाँ जाना है, एक्सपेंस में, ठीक है। और ये 48 6 महीनों का, 8 महीने का टोटल खर्चा है, इसमें से 6 महीने को इंटेंजिबल बनाना है। तो वर्किंग यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे और बस वर्किंग के अंदर सिर्फ 1 2 3 या ABC लिखते जाया करो, ठीक है। मज़ीद कोई कहानियाँ ना लिखा करो कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। तो डायरेक्ट लिखो 48, ये है 8 महीनों का खर्चा, हमें 6 महीनों का खर्चा इंटेंजिबल के तौर पे चाहिए, यही हम नोट बना रहे हैं। एक्सपेंस को दफ़ा करो, हमें उससे क्या करना जी, 36 जी, 36। ओके, क्लोजिंग बैलेंस बताओ, 126। ये जी हमारा इंटेंजिबल बन चुका है, ठीक है। अब ये बन किस दिन गया है, 31 अगस्त से ऑनवर्ड्स इसने क्या होना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीनों के लिए एमोर्टाइज होना है, ठीक है जी। इस अरसे को कंप्लीशन के बाद इसको हमने क्या करना है, एमोर्टाइज करना है। लाइफ इसकी 10 साल गिवन है। तो एमोर्टाइजेशन, ओपनिंग तो कुछ है नहीं, ठीक है। एमोर्टाइजेशन, अच्छा ये 36 कैसे, कहाँ पे निकला है, ए वर्किंग, यहाँ पे ए कर, यहाँ पे करके ए लिख लो या उधर लिख लो, ठीक है। अब वर्किंग बी करते हैं, 126 पे हमारा इंटेंजिबल आ चुका है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स इनटू 4/12, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4.2। एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 4.2 वर्किंग बी में आ गया। डिस्पोजल था नहीं, मैंने जगह बचाई हुई है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। तो 4.2 क्लोजिंग बैलेंस आ गया, बाद में माइनस भी कर देंगे, एक ही बार कर लेते हैं, ठीक है। अभी आगे मैं नहीं करता इसको कंप्लीट, बाकी काम कर लें। यहाँ तक को मसला क्लियर है सबको, अगला काम भी साथ के साथ ही भुगता ना दें,
मेजरमेंट बेसिस, amortization मेथड और लाइफ या रेट। तो मेजरमेंट बेसिस जी कॉस्ट मॉडल ही है। मैंने अभी तक रिवैल्यूएशन मॉडल तो आपको पढ़ाया ही नहीं। आप कहोगे उन्होंने कहा है जी ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ करते हैं, भाई डाटा भी तो कोई ना उस तरह से दिया हुआ, ठीक है, छोड़ें फिलहाल इसको। और कहीं पे आपको लगे कि ये डाटा कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल का है तो फिलहाल सब्र कीजिए, जब मैं आपको स्टैंडर्ड के पैरास पढ़ाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि नहीं रिवैल्यूएशन मॉडल यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है कि ये लग सके। इंटेंजिबल्स पे रिवैल्यूएशन मॉडल बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो वो जब स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तब देखेंगे, फिलहाल जो काम कर रहे हैं वो तो कर लें। अच्छा जी, उसके बाद एमोर्टाइजेशन मेथड, सवाल खामोश हो तो स्ट्रेट लाइन ही होता है। और लाइफ कितनी ली थी हमने? 10 साल। 10 साल, ओके। लो जी 4 मिनट रहते हैं, जल्दी से इधर आ जाएं। अब 5 मिनट, अब देखा 5 हो गए ना? नहीं 5 हैं, 5 तो लीगल रहते हैं। हाँ लेकिन मैंने इलीगल रोज़ों में नहीं टाइम लेना, मैंने माना। अच्छा मेरी आदतें भी सही हो जाएंगी रोज़ों में इंशाल्लाह जी। उसके बाद इधर देखें, वेबसाइट है 2 जमा 3 जमा 5 जमा 11 कितना? 21। यहाँ पे एग्जामिनर को बता देते हैं 2 जमा 3 जमा 5 जमा 11। कोई ज़रूरत नहीं है क्या है ये क्या है ये क्या है लिखने की, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ इग्नोर करने की, नोट मांगा हुआ उसने हमसे, ठीक है। अब ये क्या है जी? वेबसाइट भाई थी ओपनिंग में कुछ क्या परचेज की है? इंटरनली जनरेट की है कितना? 21। ये जी सी वर्किंग हुई, बस कहानी खत्म। और अमोर्टाइजेशन भी कोई नहीं होनी क्योंकि साल के आखिरी दिन हमने इसको लॉन्च किया है, तो अभी इस्तेमाल बेशक लाइफ दी हुई है। लाइफ वैसे लाइफ दी भी होती तो हमने इसका कुछ नहीं करना था, वो तो लाइफ इसने दी ही नहीं क्योंकि साल के आखिरी दिन तो शुरू किया इस्तेमाल करना। तो 21 और 0 ठीक हो गया। और ये लाइसेंस 150 का खरीदा था, 12 का खरीदा हुआ है, तो ये तो आ रहा था हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस। ओपनिंग 150, ये ओपनिंग 150 है, समझ में आता है? 150। कुछ मजीद खरीदा हो या बेचा हो? कुछ ऐसा था ही नहीं, बेचा तो मैंने वैसे ही लाइन आइटम ही नहीं डाला। अच्छा, उसके बाद आज तक कितना एमोर्टाइज हो चुका था? क्योंकि आज से पहले 18 वाले साल से पहले तो उसकी लाइफ ही इनडेफिनेट नहीं इनडेफिनेट थी। लैंड ही बनया फिरता सी, ये लैंड ही बना फिर रहा था 12 से लेके 18 तक, ये लैंड ही बना हुआ था। हमने कहा चल आधे जिन कटा, तो डी 150 डिवाइडेड बाय 5 नहीं करना, मैं भी यही कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि 5 तो 17 के स्टार्ट के अंदर 5 साल जिंदगी थी, वो 17 भी गुजर चुका है, अब 18 वाले साल में खड़े होकर तो 4 साल बाकी है रिमेनिंग लाइफ। तो 150 डिवाइड बाय 4 इंटू कुछ नहीं करना 37.5, तो 37.5 और देखते हैं भाई, छुट्टी करनी बहुत जल्दी तो कर लो तुम छुट्टी, मैं भी ये लिख नहीं पाया, इंपेयरमेंट कर लेना। जाने वाले को कोई हो सकता है? चल ओके जी। अब रिकवरेबल अमाउंट सिर्फ लाइसेंस की गिवन है। पॉइंट 2 में कुछ ऐसी बात नहीं थी, पॉइंट 1 में भी उसने कोई फेयर वैल्यू टाइप चीज़ दी है, रिकवरेबल अमाउंट नहीं। और फेयर वैल्यू क्यों इग्नोर कर रहे हैं, जैसे मॉडल क्यों नहीं लग रहा, ये इंशाल्लाह डिस्कशन उधार है, इसलिए इस लाइन को तो इग्नोर कर देना, ये मैंने पढ़ाई नहीं है इस तरह समझ कर।
तो ओ ये एक लाइन है, ऑन 31/18 रिकवरेबल अमाउंट ऑफ दिस लाइसेंस वाज असेस्ड एट 105 मिलियन। तो हम इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारते हैं इसको। इम्पेयरमेंट टेस्ट में हम लिया करते हैं बुक वैल्यू है इसकी 150 माइनस 37.5 कितनी 112.5। रिकवरेबल अमाउंट सवाल ने बताई 105, तो औकात से बाहर पड़ा है एसेट, रिकवरेबल अमाउंट कम है बुक वैल्यू से, तो इम्पेयरमेंट लॉस है कितना 7.5। इसकी एंट्री यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, ओपनिंग कुछ भी नहीं था जी। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट 7.5 से और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, ये एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस वाला इम्पैक्ट है। इम्पेयरमेंट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट वो बना नहीं रहे, और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, ठीक है। वो फॉर्मेट में तो पढ़े ही है ना, बाकी भी उनको भी तो लिखी है जी। अब सिर्फ बुक वैल्यू निकालनी है जी। अब इधर देखें प्लीज, मैंने पहले माइनस के साइंस नहीं लगाए, अब लगा लेते हैं, ठीक है। 126 माइनस 4.2 माइनस 0 इज इक्वल टू 121.8। 21 माइनस 0 बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है ये वाली तो जी, सर दर्द करने लग गया ना। 21 बढ़ा दो, उसके बाद 150 माइनस 37.5 माइनस 7.5 105, ठीक हो गया जी। ये भी कॉस्ट मॉडल है, स्ट्रेट लाइन है, पूरा लिखना। अच्छा इधर देखो, अब वेबसाइट को कितने साल पे अमोर्टाइज किया है, 4 साल पे, तो 4 साल इस सॉरी लाइसेंस 4 साल, ठीक है। वेबसाइट की लाइफ गिवन है, नहीं गिवन है तो फिर ना लिखो बस, ठीक है, जरूरत भी नहीं थी बस, ठीक हो गया जी। चलें, अब कौन सा सवाल कह रहा था मैं, चुप 4 मिनट ऊपर हो गए। एक मिनट, चलो फिर पास पेपर 3 को जरा एक नजर सिर्फ मेरे साथ देख लो, आप किताबें बंद कर लो बंद। अच्छा चलो, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। पास पेपर 3 होमवर्क है, और ये वाला सवाल पहले होमवर्क है, क्लास वर्क तो पहले होमवर्क होता है, ठीक है। तो पास पेपर 3 होमवर्क है। अहमद भाई उधर लगाइए फ्रेम, कोई बच्चा उठेगा नहीं, लगा दें उधर, लगा दें, कोई बात नहीं, फिर भी लगा दें, पहले लगाया था तो, ठीक है। और पहले फीमेल स्टूडेंट्स उठेंगी और फिर मेल स्टूडेंट्स, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।